एप्पल के बाद सैमसंग आज दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका है। लेकिन ये बात शायद ही आपको पता होगा कि सैमसंग की शुरुआत नूडल्स, आटा और मछली बेचकर हुई थी और आज वही ब्रांड साउथ कोरिया की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सैमसंग ने स्मार्टफोन और होम अप्लायंसेस के अलावा ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, रिटेल और पब्लिक सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में भी दबदबा बना रखा है। लेकिन आटा और मछली बेचकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, वो भी इतने कम समय में, अगर तरीके गलत हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, सैमसंग के इस फास्ट एक्सपेंशन के पीछे कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं। देश के प्रेसिडेंट को रिश्वत देना, जेल के चक्कर काटना, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग में हेरफेर। सैमसंग ने अनगिनत गलत रास्तों को चुना, लेकिन फिर भी इसे कोई आंख भी नहीं दिखा सका और आज ये दुनिया की मोस्ट रेपुटेड कंपनीज में से एक बन चुकी है। तो सवाल उठता है, कैसे एक स्ट्रगलिंग कंडीशन में शुरुआत करने वाली, कंट्रोवर्सीज से घिरी हुई, आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1938 में ई योंगसू ने सैमसंग को शुरू किया था, जिसमें सिर्फ 40 लोग काम किया करते थे। शुरुआती दिनों में ये कंपनी नूडल्स, आटा और मछली जैसी चीजों को साउथ कोरिया के डीगू शहर से चाइना समेत कई देशों में एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन ई योंगचू को शायद ही ये पता होगा कि उनकी ये छोटी सी कंपनी 20वीं सदी की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक होने वाली है। कई तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करके सैमसंग एक अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन उसके ये सुनहरे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिक सके, क्योंकि उसके अगले ही साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, जिसके चलते साउथ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगती है, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है और इस तरह से सैमसंग सहित कोरिया की सारी कंपनीज को भारी लॉस होता है। 1947 के दौरान डेगू और उसके आसपास के एरियाज में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस जगह पर बिजनेस को रन करना ई योंगचू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, जिसके बाद इन्होंने सैमसंग के हेडक्वार्टर को सियोल में रिलोकेट कर दिया। लेकिन इसके 3 साल बाद यानी 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया, जिसके बाद ई योंगचू को वो जगह भी छोड़नी पड़ी। अब ई योंगचू ने पोषण का रुख किया और 1 अगस्त 1953 में काइल जेडंग नाम की एक शुगर रिफाइनरी की शुरुआत की। ई योंगचू का ये व्यापार खूब ज्यादा पॉपुलर हुआ और इससे आने वाले प्रॉफिट को जमा करके 1954 में उन्होंने डेगो के अंदर ही एक और कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम था काइल मोजिक एंड आज इसे काइल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, जो साउथ कोरिया की ये अब तक की लार्जेस्ट वुलन मिल कंपनी है। इस मिल के ओपन होने के बाद सैमसंग ने क्लोथिंग मार्केट में भी एंट्री ले ली। इस समय तक ई योंगचू एक्सपेंशन को लेकर काफी अग्रेसिव हो चुके थे, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पा रहा था सिर्फ सिंगमैंग री की मदद से, जो साउथ कोरिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब सवाल ये उठता है कि इस कंपनी में प्रेसिडेंट का क्या रोल है? तो एक्चुअली वो सिंगमैंग री ही थे, जो उस समय वॉर की वजह से मिलने वाले इंटरनेशनल एड को सैमसंग और इस जैसी बड़ी कंपनीज के ऊपर खर्च कर रहे थे। साथ ही इसे कंपटीशन से बचाने के लिए उन्होंने बाहरी कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। सरकार की इन्हीं मेहरबानियों की वजह से लेट 1950s के दौरान ई योंगचू ने कोरिया के 3 कॉमर्शियल बैंक को खरीद लिया था। साथ साथ वो सीमेंट, इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर के सेक्टर्स में भी काम करने लगे। सैमसंग ने सरकार की तरफ से मिलने वाली इन अपॉर्चुनिटीज का इतना ज्यादा फायदा उठाया कि वो उस समय साउथ कोरिया का चौथा सबसे बड़ा बोरोवर बन चुका था और उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया कि शुगर रिफाइनरी को एक्वायर करने के 1 डेकेड बाद सैमसंग अब कोरियन पेनिनसुला का मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन चुका था। अब सैमसंग ने तो डोमिनेंस कायम कर ली थी, लेकिन आम जनता के हाथों से रोटी कपड़ा छीनने लग गया था, क्योंकि जो रिकवरी फंड्स गरीब पॉपुलेशन को अच्छी लाइफ देने के लिए भेजा जा रहा था, उसे गवर्नमेंट धड़ल्ले से इन कंपनीज के ऊपर खर्च किए जा रही थी। इसके चलते गरीब लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल सकी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिरता चला गया। मैक्सिमम लोग अंडर डेवलप्ड एरिया में रहने पर मजबूर थे और सर्वाइवल के लिए उन्हें एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहना पड़ा। इन चीजों को देखकर लोगों में इतना गुस्सा भर चुका था कि साल 1961 में वो री गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकते हैं। अब नई गवर्नमेंट से सैमसंग को पहले जैसा सपोर्ट तो नहीं मिल सका, लेकिन इसके एक्सपेंशन में कोई रुकावट भी नहीं आई। इसी बीच 1968 में ई योंगचू के सबसे छोटे बेटे ई खॉनी को भी सैमसंग में शामिल कर लिया गया, ताकि वो बिजनेस एक्सपेंशन में मदद कर सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1960s ये ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई सारी नई रिसर्च हो रही थी और इस फील्ड से जुड़ी हुई कंपनीज का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला था। ऐसे में ई योंगचू ने सोचा कि क्यों ना बैंक, शुगर और फैब्रिक जैसे फील्ड से हटकर टेक्नोलॉजी में भी पकड़ बनाई जाए।
इसी सोच के साथ ईयर 1969 में सैमसंग ने टेक्निकल फील्ड में भी दांव खेला और इसी साल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की गई। इस तरह से नवंबर 1970 में इस कंपनी ने अपना पहला टीवी लॉन्च किया था और सैमसंग का ये टीवी इतना पसंद किया गया कि 1981 तक इसने 10 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच दिए थे। ये कंपनी के लिए एक मैसिव सक्सेस थी, लेकिन उस दौरान ई यंगचू के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें कई सारे कंपोनेंट्स दूसरी कंपनी से खरीदने पड़ते थे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, कॉर्निंग और सेमीकंडक्टर, और ये इतने महंगे होते थे कि टीवी की ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ही ये 1960s के दशक में इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, कॉर्निंग, सेमीकंडक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्टर में भी घुस जाते हैं। इसके बाद सैमसंग अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने में लग जाता है और 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर और 1981 में कलर टेलीविजन की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। फिर आता है साल 1882 जब सैमसंग ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1983 यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर सैमसंग ने 17,000 पर्सनल कंप्यूटर्स को बेच दिया था, जो 1988 में बढ़कर 2,05,000 यूनिट्स हो चुके थे। इन सेक्टर्स में लगातार मिलती सफलता के बाद ई यंगचू को लगने लगा था कि अब उन्हें साउथ कोरियन मार्केट से निकलकर अपने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहिए और इसलिए साल 1982 में पोर्तुगल के अंदर सैमसंग ने अपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी खोली, जो पोर्तुगल के अंदर किसी साउथ कोरिया कंपनी की पहली मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी थी। लेकिन यहाँ आने के दो रीजन थे। उस समय पोर्तुगल में टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन रेट और लेबर कॉस्ट दोनों ही कम होता था और इसी के चलते सैमसंग ने जल्द ही यहाँ भी अपने पैर जमा लिए, जिसके बाद इसने 1984 में यूनाइटेड स्टेट्स और 1987 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2 और सब्सिडरी खोली। ये कंपनी अपने एक्सपेंशन को लेकर बहुत ही सीरियस हो चुकी थी। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे इस कंपनी की कमर टूट गई। असल में 19 नवंबर 1987 को सैमसंग के फाउंडर ई यंगचू की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इस एक्सपेंशन पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाता है। लेकिन इनके छोटे बेटे ई खॉन ही तो अभी जिंदा थे, इसलिए जल्द ही उन्हें कंपनी का नया चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन इस पोजीशन पर बैठते ही ई खॉन ही एक बहुत बड़े लीगल बैटल में फंस जाते हैं, जिससे इस कंपनी की बदनामी तो हुई ही, साथ ही उन्हें बहुत बड़ा जुर्माना चुकाना पड़ा। दरअसल 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने पाया कि यूएसए के अंदर सैमसंग गैर कानूनी तरीके से चिप बेच रहा है। इस जांच के बाद सैमसंग के ऊपर भारी पेनाल्टी लगाई गई। खैर, केस से निपटने के बाद 1988 में सैमसंग ने अपने पहले सेल फोन SS100 को लॉन्च किया, लेकिन ये फोन यूजर्स को पसंद ही नहीं आया और इस फोन से रिलेटेड कंपनी को कई तरह की कंप्लेंट्स मिलने लगी। ये कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इससे परेशान होकर ली ने लाखों सेलफोन्स में आग लगा दी थी। हालांकि इसके बाद भी सैमसंग ने सेलफोन्स पर रिसर्च करना जारी रखा। साथ ही 1990s के दौरान जर्मनी, चाइना, स्पेन एंड मैक्सिको जैसी ग्लोबल मार्केट में वो अपने बाकी के बिजनेसेस को भी मजबूत करता रहा और 1992 में इस मेहनत का फल उसे तब मिलता है जब सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी चिप प्रोड्यूसर बन जाता है। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी साल 1993 में ई खॉन ही ने सैमसंग ग्रुप की 10 सब्सिडरीज को बेच दिया था। एक्चुअली ई खॉन ही चाहते थे कि वो केवल 3 इंडस्ट्रीज में ही कंसंट्रेट करें, जो थी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग एंड केमिकल। इसलिए उन्होंने 10 सब्सिडरीज को बेच के बाकी के ऑपरेशंस को आपस में मर्ज कर दिया। इससे उनका कंट्रोल अपने बिजनेस पर और भी ज्यादा हो गया और वो हर एक पहलू पर नजर रखने लगे। इसी तरह के फैसलों की वजह से 1995 तक इस ग्रुप का रेवेन्यू $87 बिलियन हो चुका था, जो कि साउथ कोरिया के जीडीपी का 19% के बराबर था। लेकिन आपको बता दें कि जिस सैमसंग को आप टीवी, फ्रिज और एसी की वजह से जानते हैं, वो दशकों पहले कई और सेक्टर्स में भी पैर जमा चुका था। ये ब्रांड कोरिया के अंदर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस में भी काम कर रहा था। अगर फूड की बात करें तो उसमें भी ये काफी आगे था, क्योंकि 1953 में शुरू की गई काइल जेडांग नाम की शुगर रिफाइनरी साउथ कोरिया की लार्जेस्ट फूड कंपनी बन चुकी थी और आज इसके अंडर सैकड़ों की तादाद में बेकरीज एंड रेस्टोरेंट्स आते हैं। इसके अलावा कपड़े चाहिए तो सैमसंग, शिप की सवारी करनी है तो सैमसंग, एरोस्पेस और घर के अप्लायंसेस में भी सैमसंग, एजुकेशन, बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस में भी सैमसंग। दोस्तों, सैमसंग ब्रांड आज अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप में से ज्यादातर लोगों को होगा ही नहीं। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1990s में वर्ल्ड के टॉलेस्ट ट्विन स्काई स्क्रैपर पेट्रोनस टावर्स, जो कि मलेशिया के अंदर है, इनको बनाने का प्रोजेक्ट भी सैमसंग को ही मिला था।
वहीं बुर्ज खलीफा को बनाने में भी सैमसंग का ही हाथ है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का सऊदी स्टॉक एक्सचेंज तदाउल टावर को भी सैमसंग ने ही बनाया था। यानी जहां देखो हर एक जगह पर सैमसंग का नाम। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उस समय मार्केट में कोई और ब्रांड था ही नहीं जो इससे अच्छी सर्विसेज एंड क्वालिटी को दे सके? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर LG भी एक अच्छा ब्रांड माना जाता था। लेकिन सैमसंग को मिली इस सफलता के पीछे कई अनएथिकल तरीके माने जाते हैं, जिनके दम पर उसने इतनी जल्दी अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर लिया। जैसे कि 1996 में 11 फेमस साउथ कोरियन बिजनेसमैन फॉर्मर प्रेसिडेंट रो थे वो को रिश्वत देने के आरोप में दोषी पाए गए थे, जिनमें ई योंग को का नाम भी शामिल था। आरोप साबित होने के बाद अगस्त 1996 में इनको 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन उनके पास इतनी पावर थी कि उन्हें कोई भी जेल के चौखट तक नहीं ले जा सका। गवर्नमेंट के साथ इस तरह के रिलेशनशिप सैमसंग के लिए कोई नई चीज नहीं थी। इस इंसिडेंट के बाद लोगों को लगने लगा था कि शायद सैमसंग अब सुधर जाए, लेकिन उनकी ये सोच भी गलत साबित हुई, क्योंकि अप्रैल 2008 में एक होने पर फिर से कानून का शिकंजा कसा गया और इस बार वो टैक्स की चोरी में पकड़े गए थे, जिसके चलते उन पर 80 मिलियन US$ का जुर्माना लगा। साथ ही 3 साल की सजा भी सुनाई गई। और इस बार हालात ऐसे बने कि ई खोने को चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पैसे की पावर देखो कि गुनाह साबित होने के बाद भी साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2009 में ई खोने को एक बार फिर से माफ कर दिया था और एक बार फिर वो जेल जाने से बच चुके थे। गवर्नमेंट से माफी मिलने के बाद अगले ही साल ये वापस से सैमसंग के चेयरमैन पद को ज्वाइन कर लेते हैं। इस ज्वाइनिंग के बाद 2009 में ही इस कंपनी ने एक ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जिसने सैमसंग का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था। हम बात कर रहे हैं सैमसंग का पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी की, जिसे इसी साल जून के महीने में लॉन्च किया गया था। ये उस वक्त के पॉपुलर स्मार्टफोन्स नेक्सस 1 और HTC डिजायर को भारी टक्कर दे रहा था। हालांकि बीतते वक्त के साथ सैमसंग ने और भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए एंड आज भी लोग सैमसंग के स्मार्टफोन्स को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, आई होप इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि सैमसंग आज एप्पल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड है। अब एक तरफ 2010 में सैमसंग का पहला स्मार्टफोन हॉट टॉपिक बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ ई खोन ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में घिर चुके थे। असल में सैमसंग के फॉर्मर चीफ किम योंग चू ने 2010 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था थिंक सैमसंग। इस बुक के पब्लिश होते ही सैमसंग फिर से लोगों के निशानों पर आ गया, क्योंकि इसमें कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कई शॉकिंग क्लेम्स किए गए थे, जिसमें से एक था कि ई खोने ने सैमसंग की सब्सिडरी कंपनी से $10 बिलियन चुराए थे। बुक में क्लेम किया गया था कि इस चोरी के बाद उन्होंने सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस कंट्रोवर्शियल क्लेम के बाद भी इस पर कोई भी जांच नहीं हुई और न ही सैमसंग की ग्रोथ में किसी भी तरह की कोई कमी देखी गई। इसी बीच 2011 में सैमसंग ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की भी शुरुआत कर दी, जिसका नाम था सैमसंग बायोलॉजिक्स। इसके बाद 2012 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स नोकिया को पीछे करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फोन मेकर बन चुका था। जी हाँ, वही नोकिया जो 1998 से ही मार्केट में छाया हुआ था। मतलब उन क्लेम्स का ना तो कंपनी के एक्सपेंशन पर असर पड़ा और ना ही चेयरमैन पर। इवन गुजरते वक्त के साथ इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा था। खैर, दिसंबर 2012 को ई खोने के बेटे ई जेयंग ने सैमसंग के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल ली, लेकिन इलीगल एक्टिविटी में ये अपने पिता से भी बड़े एक्सपर्ट निकले। वो कैसे, इसे हम आगे देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि कैसे एक नंबर 1 ब्रांड बनने के लिए सैमसंग अपने कस्टमर्स की जान को भी दांव पर लगा दिया था। तो बात है 19 अगस्त 2016 की, जब कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को लॉन्च किया था और मार्केट में आते ही ये फोन भी छा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया से इसके ब्लास्ट की खबर आने लगी, जिससे इसके यूज को लेकर लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद सैमसंग ने चुप्पी तोड़ी और बैटरी का इशू बोलकर इस फोन के प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया। साथ ही मार्केट से सारे सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को वापस मंगा लिया। बाद में पता चला कि सैमसंग एक ऐसे फोन की तैयारी में था जो कि एप्पल को टक्कर दे सके, लेकिन इस लॉन्च में इतनी जल्दीबाजी हुई कि इंजीनियर्स को टेस्टिंग का टाइम ही नहीं दिया गया। खैर, ये कंपनी इस तरह के उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ ही रही थी। तभी 2017 में ई जेयोंग को 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। असल में ये भी अपने पिता की तरह रिश्वत देने के आरोप में दोषी पाए गए। हालांकि 5 साल की सजा के बावजूद ये 1 साल से भी कम समय में जेल से बाहर आ गए और इसकी वजह तो आप जान ही गए होंगे, पॉलिटिकल कनेक्शंस। इस समय तक ई खोने ने सैमसंग को एक बहुत ही बड़ी कंपनी बना दिया था,
लेकिन 25 अक्टूबर 2020 को 78 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद अब सैमसंग की पूरी जिम्मेदारी इनके इकलौते बेटे ई जे योंग पर आ गई थी। हालांकि पिता की मौत के सिर्फ 1 साल बाद ही जनवरी 2021 में इन्हें फिर से जेल का चक्कर काटना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर ये घोटाले एंड रिश्वत देने के आरोपी पाए गए। इस आरोप के चलते सियोल हाईकोर्ट ने इन्हें 2.5 साल जेल की सजा सुनाई, लेकिन 7 महीने बाद ही अगस्त 2021 में ये फिर से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह के लीगल और इलीगल तरीकों को अपनाकर आज सैमसंग साउथ कोरिया की इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन बन गया है। इसका देश की जीडीपी में अकेले 18% का कंट्रीब्यूशन है और देश के टोटल एक्सपोर्ट्स का 17% पार्ट्स सैमसंग के जरिए ही होता है। ऐसे में सैमसंग अगर घाटे में जाती है तो साउथ कोरिया की इकोनॉमी ही डगमगा जाएगी, और शायद यही वजह है कि आज सैमसंग के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं रखता। इसी साल फरवरी में ई जे योंग को स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के जुर्म में आरोपी पाया गया, लेकिन होना क्या है, फिर से वही होगा जो अभी तक होता आया है। बाकी अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि पैनासोनिक कैसे अब डूबने वाली है तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।